बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पेश खिदमत है 3 कहानियाँ 3 सबक। कहानी नंबर 1, जुम्मा गुल। मैं जब 3 साल का था तो ठठरती सर्दी में एक दिन दादा ने स्कूल में दाखिल करवा कर उम्र 5 साल की लिखवा दी कि सरकारी स्कूल में उस वक्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला ममनू होता था। जबकि मेरा यार जुम्मा गुल अपनी अम्मा की गर्म गोद में बैठकर चाय पराठे ठोंसता रहा। मैं टाट पर बैठकर सुबह से दोपहर तक अलिफ से अल्लाह और बे से बकरी के राग अलापता रहा और जुम्मा गुल गले में गलेल डालकर गांव के दरख्तों में परिंदे मारता रहा। हम सारा दिन उस्ताद रहीम गुल की सोटियां अपनी पुश्त पर खाते रहे ताकि कल को मुआशरे में एक मकाम बना सकें, और जुम्मा गुल अपने बाप के कंधे पर बैठकर गांव के मेले लूटता रहा। हम स्कूल से छुट्टी होने के बाद गंदम की कटाइयों में अम्मा का हाथ बटाते रहे और जुम्मा गुल खेत की मुंडेर पर बैठकर जवानी के गीत गाता रहा। हम जब आंसू भरी आंखों से जुम्मा गुल की तरफ देखते तो दिल का हाल जानकर अम्मा बोलती, बेटा तुम एक दिन बड़ा अफसर बनोगे और जुम्मा गुल जैसे लोग तेरे नौकर बनेंगे। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, हमारी किस्मत में सिर्फ किताबों का ढेर चाटना रह गया था, जबकि जुम्मा गुल गांव का लुच्चा लफंगा बनकर जवानी के मज़े लूटता रहा। इधर हमने PhD थेसिस जमा करवा कर गोया अलामा बनने की ठान ली, तो उधर गांव में जुम्मा गुल ने बगल से पिस्तौल का होल्स्टर हटाकर कंधे पर क्लाशनकोफ रखनी शुरू कर दी। फिर हमने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। कहाँ का जुम्मा गुल और कहाँ का आरफ खटक। हम बकौल अम्मा के वाकई अफसर बन गए और गांव से अपना नाता तोड़ दिया। अपनी अफसरी, शहरी बीवी और बच्चों में ऐसा खो गए कि याद भी नहीं रहता था कि जुम्मा गुल क्या कर रहा होगा। अम्मा की बाकी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हो चुकी थीं, बस कभी कभार उनकी ये बात दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर बेचैन कर देती कि जुम्मा गुल तुम्हारा नौकर बनेगा। शायद अम्मा की बात से ज़्यादा ये खुद की एक ख्वाहिश थी जो शऊर से लाशऊर तक का फासला पाटते हुए तहत शऊर में पंजे गाड़ बैठी थी। और फिर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ते अपने बच्चों को हर वक्त यही राग सुनाने लगता कि बेटा आरफ खटक बनो, जुम्मा गुल मत बनो। मेरे बच्चे मुझसे पूछते कि पापा हु इज़ जुम्मा गुल, और मेरा जवाब हमेशा यही होता कि मेरा नौकर। सालों बाद गांव जाना हुआ, बीवी बच्चे साथ थे। गांव भी फैलकर जैसे छोटा सा शहर बन गया हो। काफ़ी लोग अब अजनबी थे मेरे लिए। एक दिन पैगाम आया कि जुम्मा गुल नामी बंदे ने अहले खाना समेत दावत पर बुलाया है। मेरे अंदर एक कमीनी सी शोखी दर आई कि जुम्मा गुल को दिखाऊंगा कि पढ़ाई लिखाई और उस्ताद रहीम दाद की सोटियों ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, और वो सदा का लुच्चा लफंगा आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा होगा। बेगम को ताकीद की कि 5,000 उसकी बीवी को थमा देना। रात को अपनी 4,000 सीसी वाली गाड़ी में बैठकर मैं जुम्मा गुल के घर पहुंचा तो सुनाटे में आ गया। शहर में 300 गज बंगले वाला अफसर 4,000 गज वसी बंगले को देखकर हैरत से दांतों में उंगली दबाए रह गया, जिस पर जुम्मा गुल पैलेस का नेम प्लेट उसका मुंह चढ़ा रहा था। बंगले के अंदर 4 लैंड क्रूजर्स एक शान से खड़ी थीं। वास्कट पहने जुम्मा गुल गर्मजोशी से आगे बढ़कर मेरे गले लग गया। कहने लगा कि डॉक्टर साहिब बड़े आदमी बन गए हो, भूल गए हम जैसे गरीबों और अनपढ़ों को। मेरी बीवी और बच्चे मुंह खोले हैरानगी से बंगले को देख रहे थे और जुम्मा गुल बता रहा था कि अम्मा की दुआओं से वो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया है।
अचानक मेरे बेटे ने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि पापा ये वही जुम्मा गुल है जो आपका नौकर बन रहा था। मेरे खामोश रहने पर छोटे वाले बेटे ने अंग्रेजी में कहा, पापा मैं भी जुम्मा गुल बनूंगा। आहिस्ता से जवाब देते हुए मैंने कहा, बन जा बेटा जुम्मा गुल चच्चा की तरह। कहानी नंबर 2। एक शख्स एक ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर गया और कहने लगा कि भाई इस मुर्गी को काट कर मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख कर चले जाओ और आधे घंटे बाद आकर ले जाना। इत्तफाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान पर आ गया और दुकानदार से कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा कि ये मुर्गी मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है और मेरे पास अभी कोई और मुर्गी भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। काजी ने कहा कि कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो, मालिक आए तो कहना कि मुर्गी उड़ गई है। दुकानदार ने कहा कि ऐसा कहने का भला क्या फ़ायदा होगा, मुर्गी तो उसने खुद ज़िबा करके मुझे दी थी, फिर ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, जो मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो, इसके मालिक से यही कहो कि तेरी मुर्गी उड़ गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने कहा कि अल्लाह सब का पर्दा रखे और मुर्गी काजी को पकड़ा दी। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो मुर्गी का मालिक भी आ गया और दुकानदार से कहा कि मुर्गी काट दी है तुमने। दुकानदार ने कहा कि मैंने तो काट दी थी मगर आपकी मुर्गी उड़ गई है। मुर्गी वाले ने हैरान होकर पूछा, भला वो कैसे? मैंने खुद ज़िबा की थी, उड़ गई कैसे? दोनों में पहले नोक झोंक शुरू हुई और फिर बात झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा कि चलो अदालत में, मैं तुम्हें काजी के पास लेकर चलता हूं। वो दोनों चल पड़े। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है जबकि दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर 2 मुकदमे बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंच गए तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल होकर मीनार पर चढ़ गया। लोग जब उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने छलांग लगाई और एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वो बूढ़ा मर गया। अब उस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर उसको पकड़ लिया और सब उसको लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी मुर्गी फरोश को देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, जबकि बाकी 2 केसों का इल्म उसे नहीं था। जब काजी को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो उसने सर पकड़ लिया। उसके बाद चंद किताबों को उल्टा पलटा और कहा कि हम तीनों मुकदमात का यक्के बाद दीगरे फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर दावा क्या है? मुर्गी वाला, जनाबे वाला, इसने मेरी मुर्गी चुराई है क्योंकि मैंने ज़िबा करके इसको दी थी। ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई। काजी साहिब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? काजी, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो? मुर्गी वाला, जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहिब। काजी, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है? ये सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। काजी बोला, दूसरे मुद्दई को लाओ। यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज किया कि काजी साहिब, इसने मेरी आंख में उंगली मारी है जिससे मेरी आंख ज़ाया हो गई है। मैं भी इसकी आंख में उंगली मार कर इसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दियत निस्फ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, इसके बाद तुम इसकी एक आंख फोड़ देना, क्योंकि गैर मुस्लिम पर जो दियत है वो आधी है। यहूदी बोला, बस रहने दें, मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। काजी, तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज किया कि काजी साहिब, इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई जिससे वो मर गया। काजी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ऐसा करो कि तुम लोग उसी मीनार पर जाओ और मुद्दई उस मीनार पर चढ़कर इस मुर्गी फरोश पर उसी तरह छलांग लगा दे जिस तरह मुर्गी फरोश ने उसके बाप पर छलांग लगाई थी।
नौजवान ने कहा, काजी साहिब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं ज़मीन पर गिरकर मर जाऊंगा। काजी ने कहा, यह मेरा मसला नहीं, मेरा काम अदल करना है। तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? नौजवान ने अपना दावा वापस ले लिया। नतीजा क्या निकला कि अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है तो फिर काजी भी आपको बचाने का हर हुनर जानता है। कहानी नंबर 3। किसी ज़माने में एक बादशाह ने एक कैदी को किसी वजह से फांसी का हुक्म दिया और जब कैद खाने में से कैदी को लाया गया तो उससे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा कि मैं चूँकि एक अच्छे घराने से हूँ, लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाई जाए। उस ज़माने में फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ाया जाता था और इस तरह फांसी की सज़ा होती थी। खैर, घोड़ों को लाया गया तो कैदी बोल उठा कि इनमें से एक तो नस्ली है पर एक घोड़ा नस्ली नहीं है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। बादशाह ने घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा कि क्या ये बात सच है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, बिल्कुल जनाब, एक घोड़ा बिल्कुल असली नस्ल का है जबकि दूसरे में गधे का मलाप शामिल है। बादशाह ने हैरान होकर कैदी से पूछा कि तुम्हें कैसे ये बात पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और एक नस्ली नहीं है? कैदी ने कहा कि जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जिसमें गधे का मलाप है वो गधे की तरह कभी इधर टांग मार रहा था, कभी उधर टांग मार रहा था, कभी इधर मुंह फेर रहा था और कभी उधर, जिससे मुझे इस बात का इल्म हुआ। बादशाह कैदी की दानाई और सोच से बड़ा मुतासिर हुआ और कैदी की फांसी मनसूख करके अपने वजीर से कहा कि इसकी एक रोटी में इजाफा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सुनार 2 हीरे लेकर हाजिर हुआ और बादशाह को कहा कि अगर आपकी रियाया में से कोई ये बता दे कि इनमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, यानी जो कोई असली और नकली में फ़र्क बता देगा तो मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दे दूंगा। बहुत से लोगों से पूछा गया मगर कोई मुकम्मल जांच ना कर सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने उसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैद खाने में से कैदी को लेकर हाजिर हो गए और कैदी को हीरे जांच पड़ताल के लिए दे दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि एक असली है जबकि दूसरा नकली है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा कि असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सुनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दे दिए और चलता बना। बादशाह कैदी की धनाई और सोच पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सिपाहियों से एक और रोटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक और रोटी इजाफे के साथ देने आए तो कैदी ने कहा कि बादशाह भी किसी लांगरी का बेटा है। सिपाहियों ने कैदी की ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने सिपाहियों से कैदी को दोबारा दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। कैदी जब दरबार में आ गया तो बादशाह ने उसकी इस बात की वजाहत मांगी। कैदी ने बादशाह को कहा कि अपने ख़ानदान के बारे में किसी से पता करवा लो। बादशाह की सल्तनत में सबसे उधेड़ उम्र शख्स को ढूंढा गया और उससे बादशाह के आबाओ अजदाद के बारे में पूछा गया। उधेड़ उम्र शख्स ने बताया कि यहाँ इस बादशाह से पहले इसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगरी था, क्योंकि उस बादशाह से पहले एक बादशाह था जिसका अपना कोई बेटा ना था। उस बादशाह ने ऐलान किया कि कोई ऐसा शख्स जो मेरी रियाया को भूखा ना मरने दे तो मैं उसे बादशाह बना दूंगा, यानी अपनी सल्तनत सौंप दूंगा। तो इस तरह आपका बाप जो कि लांगरी था उसे बादशाह ने अपनी सल्तनत सौंप दी। इस तरह आप एक लांगरी के बेटे हो। उधेड़ उम्र शख्स की ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसने कैदी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक बादशाह का नहीं बल्कि एक लांगरी का बेटा हूँ? कैदी ने कहा कि मैंने जितनी भी हिकमत और दानाई की बातें तुम्हें बताई हैं, तुम बजाय मुझे आज़ादी देने के या हीरे जवाहरात देने के मेरी रोटी में इजाफा कर देते थे। अगर तुम्हारी जगह पर कोई ख़ानदानी शख्स होता तो वो मुझे ज़रूर आज़ाद कर देता या फिर मुझे हीरे जवाहरात देता, लेकिन तुम्हारी हरकतें तुम्हारी नस्ल का पता देती हैं। इस कहानी का ये नतीजा निकलता है कि इंसान अपनी शोहरत, पैसे, शक्ल से नहीं बल्कि अपनी हरकतों से अपनी नस्ल का पता बताता है।